बराबर एंगल CMD। तो बताना है आपको एंगल AMD क्या होगा। आपका समय शुरू हो चुका है अब। कितना? 67.5। हाँ, एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। पहला सवाल है कि रेक्टेंगल ABCD है जिसमें AB 6 है, BC 3 है। पॉइंट M को लिया जाता है साइड AB पर। एंगल AMD बराबर CMD। एंगल AMD क्या होगा बताओ भाई? 67.5। कितने कितने बुद्धिमान हो तुम। आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ इंटेलिजेंट बालक which gave wrong answer always। 75 is the right answer। वेरी गुड। आज आपने तीर मार लिया हवा में। देखिए, जिनसे नहीं हुआ, जिनको आप जो खुद को पागल की श्रेणी में रखते हैं, सवाल का जब तक चित्र बना रहा हूं तब तक ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी ट्राई करेंगे कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ए आपने कहाँ लिया है? M कहाँ पर है? ऊपर है ना, तो AB पर ले लेते हैं। ऊपर ABCD, ठीक है। M कहाँ पे चूजन है भाई? ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा। एंगल AMD कहाँ है? ये रहा। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी कितना है? अल्फा। यही है ना भाई? खत्म हो गया सवाल। जिनसे नहीं हुआ वो क्या है? पागल। देखिए, यहाँ पे 6 है नहीं, यहाँ पे अगर ये लाइन ऐसे कट कर रही है तो ये भी अल्फा होगा या नहीं? इंटीरियर एंगल बोले तो एकांतर कोण। तो J अल्फा तो J 6 है कि ना है? और J 6 और J 3 तो J 30 आएगा ना है? अरे sin 30 बराबर 1 और 2 का अनुपात है 30 ना आएगा। और J 30 है तो बच्चों पूरा 150 तो 75 के ना है? J उत्तर है सवाल का। इतना तो सवाल ना यार, बताओ क्या करो जीवन में जी। अरे मिड पॉइंट कैसे हो सकता है? अरे आप कैसे, अगर मिड पॉइंट हो सकता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस केस में ये दोनों एंगल बराबर नहीं हो पाएंगे। शर्त भी तो दे रखी है, कैसे आपने मिड पॉइंट मान लिया? कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये 6 और ये भी 6 होना चाहिए, और ये मिड पॉइंट पे कभी 6 नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एंगल बराबर आ रहे हैं, आपके सामने है भाई साहब। बहस कर रहे हैं आप। देखिए ये अल्फा और ये अल्फा, जब ये दोनों अल्फा अल्फा है तो ये 6 होंगी या नहीं? तो भाई 6 कैसे हो जाएंगे आपके हिसाब से? अगर मैं मिड पॉइंट ले लूं तो कभी नहीं हो पाएंगे। तो मना कर देंगे, तो कह देंगे हम नहीं हो रहे 6। खुद देख लो आप, जो सवाल में कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से भी तो चलना पड़ेगा। अपनी मर्जी थोड़े कह सकते हैं कल को तो आप MB पे ही ले आओ। शिफ्टिंग वहां होगी जहां कोई कंडीशन नहीं है। जहां पे M को शिफ्ट करने से सवाल के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ तो फर्क पड़ रहा है। अगर आप M को मिड पॉइंट मान रहे हो तो उत्तर अलग आएगा। जैसे जैसे आप M को इधर मानते जाओगे ये एंगल बढ़ता जाएगा अल्फा। मानना पड़ेगा आपको। यू शुड कंसिडर माई सेल्फ। टिंकू जिया, आपको सवाल समझ आया? क्या ये मुश्किल था? क्यों नहीं हुआ था तुमसे? नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है। गोल्डन बॉय। अरे बोलना है कि नहीं आप बता दो। फिर एक बार 2-3 बार बोल दिया फिर आदत में आ जाएगा हमारे। अच्छा ठीक है। नहीं, आप फिर मुझे जानते हैं तो आप क्या ड्रेसिंग सेंस और अपने लुक वगैरह पे सब पे बहुत ध्यान दें। समझ रहे हैं? आपसे तो हुआ नहीं होगा ना ये सवाल। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि रिकॉर्ड कब टूटेगा जब आपसे कोई सवाल होगा। चलिए एक और सवाल लिख रहा हूँ मैं। ये बहुत आसान सवाल था, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि देखिए ऐसे आसान सवाल तो पेपर में आएंगे। पता है आपसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने पहले कभी नहीं किया था ऐसा सवाल। तो आप ऐसे सवालों की आदत डालिए। रेक्टेंगल ABCD कठिन सवालों के पीछे मत भागिए, नए सवाल प्रैक्टिस करिए ताकि जो एक बहुत होती है वो खुल जाए। जैसे जब मैंने नई नई गाड़ी चलानी सीखी थी तो नए रोडों पे मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं पता जूते उतार के साइड में रख के तब चलाता था गाड़ी। और आज मेरे दिमाग में लाखों बातें भी चलती रहे, मैं किसी से बात भी करता रहूं तो भी मुझे पता है कि कब एक्सीलेटर दबाना है कब नहीं। तो क्या है, फिर बहुत प्रैक्टिस के बाद आई जब मैंने नए नए रोडों पे ऐसे चलाना सीखा। समझ गए? तो यही चीज़ है जीवन में। आप भी जब स्टार्टिंग में कार सीखेंगे तो आपको बहुत डर सा लगेगा, मार्केट वाली जगह नहीं जाएंगे आप।
भाई मैं तो इसलिए सीखे, मैं खुद अपने पैसे से गाड़ी लाता। एक होता ना कि वो पिताजी के स्कूटर पे एक बार हॉर्न मार दिया था, थप्पड़ मारता घुमा के, क्या तुझे पता है स्कूटर कैसे चलता है, आगे भग जाता। तो कसम खा ली थी उस दिन से भाई साहब कि अपना कुछ लेके आएंगे ना तभी चलेंगे उस पे, नहीं तो नहीं। लग गई थी बात, पड़ोस में लोग भी देख रहे थे। बात दिल पे लगेगी तभी बनेगी। कंस्ट्रक्टेड थ्रू बी so that EF is perpendicular to DB and A and C lie on DE and DF respectively। तो EF बताना है क्या होगा। खराब है क्या? मैं दोबारा पढ़ देता हूं, आप सुनो। रेक्टेंगल ABCD हैज AB बराबर 4, BC बराबर 3, सेगमेंट EF इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू B सो दैट EF इज परपेंडिकुलर टू DB, यही है ना, और A एंड C लाई ऑन DE एंड DF। ठीक है, तो व्हाट इज द EF? सही है सवाल, फालतू में दिमाग दौड़ाएंगे। कितना आ रहा है? कौन तुम्हें यूं प्यार से पढ़ाएगा जैसे हम पढ़ाते हैं। हाँ भाई बंसी बच गए। नहीं भाई इनसे बेच ले, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप क्यों टेंशन लेते हो? मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ, जब आपने एक आदमी रखा हुआ है सवाल करने के लिए तो आप क्यों परेशान होते हो? बताओ। मिटा देते हैं, आप बताते जाइएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मानना है। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, आपने ट्राई किया? फोटो खींच लीजिए सवाल की, फिर बाद में मत कहिएगा कि अब मौका नहीं मिलेगा। 5/3 5/3? अरे नहीं, बहुत गंदा उत्तर आ रहा है इस सवाल का, बहुत गंदा। ABCD यही है। रोहतक वाले भाई साहब देख लो, नहीं होगा, रहने दो रहने दो, क्या एफर्ट लगा रहे हो? हाँ मका कॉपी खराब करोगे। देखो यहां से एक लाइन जा रही है, ऐसे जा रही है कि नहीं? मिला देते हैं इसको इससे। ये E है पॉइंट और ये F है नहीं, और ये लाइन ये क्या है? इस पे परपेंडिकुलर है। बोलो है या नहीं परपेंडिकुलर? बोलो। अच्छा आपसे पूछा क्या EF? यही पूछा ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ये दोनों निकाल दूं तो बात बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी। अच्छा मुझे पता क्या क्या है, AB कितना है? AB ये 4 है, ये 3, ये 5 हो गया, ये 4, ये भी 3। ठीक है दोस्त। अच्छा अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूं, फॉर एग्जांपल अल्फा मान लेता हूं, तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि 5/BE 5/BE tan अल्फा के बराबर होगी या नहीं? मुझे BE तो निकालनी है। BE और BF अगर मेरा निकल जाए तो मैं EF निकाल दूंगा नहीं। तो ये अब अल्फा हम और किस ट्रायंगल में ले सकते हैं आप बताइए? कि जैसे ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये वापस अल्फा हो जाएगा नहीं, तो tan अल्फा 3/4 आ गया यहाँ से। बोलो आ गया? यही तो सिखाया आपको अब तक कि तो B कितना आ गया? 20/3। अच्छा इस ट्रायंगल में भी ऐसा ही कुछ करते हैं ना, बीटा मान लेते हैं, बताओ बीटा, तो tan बीटा कितना होगा? 5/BF बराबर, अब बीटा और किस ट्रायंगल में होगा? ये 90 माइनस बीटा, ये बीटा आ जाएगा नहीं, तो ये बीटा tan बीटा 4/3 होगा, ये 4/3। तो ये BF कितना आ गया यहाँ से? 15/4। अच्छा दोनों को जोड़ते हैं तो EF आ जाएगा नहीं, दोनों को जोड़ दे 125/12 आ रहा है, देख लो चेक कर लो। कुछ नहीं था क्या? पिछली क्लास में इस पे जोर नहीं डाला था? tan अल्फा tan बीटा इन सब पे डाला था, नहीं डाला था?
आपको ये तो दिख ही रहा था कि ये ट्राइंगल बहुत ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि काफी राइट एंगल ट्राइंगल है, मैक्सिमम सिमिलर ही होते हैं। तो क्या आप tan अल्फा tan बीटा नहीं निकाल सकते थे? गणेश हो यार आप तो, गोबर नहीं लगाए बस। हंसे ना ये गोबर पार्वतियां भी, जैसे गोबर गणेश होता है ऐसे गोबर महेश होता है, गोबर पार्वती होता है, सब होते हैं गोबर। एक सवाल मैंने काफी बार ऑनलाइन भी करवाया है, बहुत अच्छा सवाल है और ये पेपर में जरूर आना चाहिए, कभी आया नहीं आज तक। ये सवाल भी एक बार आपको करना पड़ेगा। ये दोनों सवाल बहुत अच्छे थे और बहुत आसान थे, पता नहीं आप आसान सवाल ही क्यों नहीं कर पा रहे। आपकी ये बहुत भी खुली नहीं पा रही है tan अल्फा tan बीटा वाले, समझ रहे हैं आप? वो सबके साथ ही है। अभी मुझे भी ऐसा लगता है कई बार कि मैं जब सिमिलरिटी लगाता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है कि मैंने tan अल्फा क्यों नहीं लगाया। मेरे साथ भी कहीं हो जाता है, 100 सवालों में 2 सवालों में ऐसा हो गया, क्योंकि सिमिलरिटी में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मुझे पता था कि मुझे EF निकालना है, तो अगर EB और BF में अलग अलग भी निकाल देता हूँ तो बात बन जाएगी। लेकिन कुछ लड़के पता क्या सोच रहे होंगे कि मैं ये निकालूंगा और ये, और फिर पाइथागोरस लगाऊंगा, ऐसे सोच रहे थे। मैंने तो स्टार्टिंग में आपको बताऊं, जब चित्र बनाया था तो पता क्या सोचा था, मैंने सोचा था यार BD स्क्वायर बराबर होगा EB इंटू BF। सबसे पहले मेरे दिमाग में बात ये आई थी। जब मैंने EB निकाल दिया तो मैंने कहा BD तो मुझे पता है, मैं इस फॉर्मूले से निकाल दूंगा। फिर जब मैंने EB निकाला तब उसी वक्त मेरे दिमाग में बात आ गई कि मैं ये क्यों करूं, एक बार अल्फा ले एक बार बीटा ले लेता हूँ। जब हम सवाल करते जाते अपने आप बातें दिमाग में आ जाती है। मैंने भी ये सवाल पहली बार किया, लेकिन अच्छा सवाल था। तो आप लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश तो करें, आप बढ़ते ही नहीं, बस आप चित्र बना लेते हैं फिर मेरी तरफ देखते रहते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये उम्र आपकी मुझे देखने की कतई नहीं है। आप इस उम्र में जो आपको देखना चाहिए देखिए, गलत दिशा में जा रहे हैं आप। यू आर टोटली गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ रॉन्ग। हम मेंस वालों के शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पे आके भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे हम थोड़ा खुल के पढ़ा पा रहे हैं, हंसी मजाक भी कर पा रहे हैं, जिसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। ठीक है, लगातार आप देखते हैं इससे पहले वाले बैच में भी जो पहले स्थिति थी, बिल्कुल भी हंसी मजाक ना करना, हार्ट अटैक आ जाएगा आपको भी मुझे भी। इससे अच्छा अपना हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यही जिंदगी है, सब कुछ मिल जाता है। ये सवाल आपने पहले भी कई बार देखा होगा, अच्छा सवाल है। गुप्ता आप करोगे 2/√3। बहुत सही, बहुत सही जा रहे हैं, कुछ नहीं करना। देखिए मैं तो ये कहूँगा इस सवाल में, जैसे आपको अगर ये सवाल सीखना है तो इतनी सी बात याद कर लीजिए, वो सबसे फायदेमंद रहेगी। देखिए कौन कौन से एंगल बराबर दे रखे हैं दोस्त, ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा दे रखा है। आप बताओ कौन से ऐसे एंगल हैं जिनके बारे में अगर हमें पता चल जाए तो हम रेशियो आसानी से निकाल देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं 0, 30, 45, 60, 90। आप मुझे बताइए अल्फा 90 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा ही 90। अल्फा 60 हो सकता है? पूरा 120 हो जाएगा। अल्फा 45 हो सकता है? क्योंकि बीच में 0। अल्फा 0 हो सकता है? तो क्या बचता है? बस यही है। जब कुछ और बचता ही नहीं है, अल्फा अगर ये 30 है इसका मतलब ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2। हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं इससे। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, बाकी मैं करना बता देता हूँ कि अल्फा 30 आएगा कैसे, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि कुछ और पॉसिबल ही नहीं है। 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है। देखिए ये अगर अल्फा है तो ये कितना होगा, अल्फा, और ये RR है तो ये 180 माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा, ये तो अल्फा दे ही रखा है, ठीक है होगा। तो आप मुझे बताइए OAB ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, OAB का 1/2 R² और साइन 2 अल्फा डायरेक्ट लिख सकता हूँ या नहीं, और ABCD का जो एरिया वो इसका 4 गुना होगा, यानी कि 2R² साइन 2 अल्फा लिख सकता हूँ। अब इसने खुद दिया हुआ है कि सर्किल का एरिया यानी πr² बटे रेक्टेंगल का एरिया यानी 2R² साइन 2 अल्फा बराबर पाई बटे √3। तो पाई से पाई कट गया, R² से R² कट गया, साइन 2 अल्फा कितना आ गया, √3/2 बराबर साइन 60। अगर ये साइन 60 है तो अल्फा कितना होगा, 30। फिर से बता रहा हूँ क्या किया, कुछ नहीं किया। मैंने बोला कि ये R है तो ये भी R होगी, सर्किल की रेडियस है।
ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर है रेडियस की, तो ये 180 माइनस 2 अल्फा होगा। तो मैं ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता था हाफ दोनों भुजाएं गुणा उनके बीच का कोण साइन, तो हाफ आर स्क्वायर 180 माइनस 2 अल्फा, तो ये आ गया हाफ आर स्क्वायर साइन 2 अल्फा। ठीक है, तो हाँ बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ाते हो बाहर निकल जाओ बोर्ड से तुम हैं। हाँ हाँ मिला दो, मिलन की बहुत पड़ी रहती है, इसको मिला दो उसको मिला दो हैं। और भी तरीके कर सकते हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं और भी तमाम किताबों में। तो रेक्टेंगल पे बाकी आप सवाल करना, जब आपको कोई सीट मिलेगी उसमें आसान आसान से सवाल ही मिलेंगे। हमने पिछली क्लास में वो सवाल भी कर लिया था ना, जो ये था ऑक्टागन जिसमें बनाया था। ठीक है ठीक है, चलिए एक सवाल और कर लीजिए, भी थोड़ा मुश्किल सा सवाल लग रहा है। हाँ आपको क्वेश्चन की भी फोटो लेनी है, तो पहले इसकी ले लिया आपने फोटो। ठीक है, अब ठीक है, क्वेश्चन भी दिखेगा और फोटो भी। हाँ हाँ वो भी एक तरीका है कि एल और बी मान के करें, लेकिन उस तरीके का हमने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उस लाइन का भी यूज नहीं आया कि ए बी की लेंथ बी सी से ज़्यादा है। किसको 4 गुना? एरिया है, हमने 4 बार गुना किसी को नहीं किया। हमने तो ओ ए बी के एरिया का 4 गुना किया ए बी सी डी का एरिया। वो तो हमने पढ़ाई था ना कि ओ ए बी ओ बी सी बराबर ओ सी डी बराबर 1/4 ऑफ ए बी सी डी। पढ़ा नहीं था? भूल जाते हो क्या यार? पता नहीं यार कैसे आदमी हो। तीसरी क्लास चल रही, अभी तक तुम्हें रेक्टेंगल ही नहीं समझ में आ रहा। जब मैं जॉब छोड़ के पढ़ाने आया था एक जगह, यहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया था, एक कोचिंग है कैंपस के नाम से, उन्होंने हमें समझाया। पता है मैंने क्या है कि रेक्टेंगल, उस टाइम तो मैं इतना पढ़ाता नहीं था, एक क्लास रेक्टेंगल के लिए उन्होंने एकदम बुलाया, ये आपका तरीका है पढ़ाने का कि आप एक दिन रेक्टेंगल पढ़ा रहे हैं, आपको करना क्या है? मैं बताइए, आप बताइए कैसे करना। बोला आप ऐसे कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए रेक्टेंगल, एक तरफ लिखिए पैरेललोग्राम, एक तरफ लिखिए रोम्बस, बस उनका कंपेरिजन कर दीजिए। एक ही क्लास में चारों खत्म हो सकते हैं। कमाल का तरीका भाई पढ़ा, तो छोड़ दिया हमने, हमसे नहीं हो पाया और क्या, ऐसे कैसे पढ़ा लेंगे? मजा आ गया, इंग्लिश थोड़ी है, हैं? कंपैरिजन आप ही बताओ ऐसे कैसे पॉसिबल है? एक रेक्टेंगल है MNOQ, NO is extended to R and triangle PQR is formed, QP बराबर 2/3 QM। S पता ही नहीं चला S कहाँ पर है, S और T दिया हुआ है ना, पॉइंट नहीं दे रखे, S और T मिड पॉइंट ऑफ QR एंड PR, तो आपको नहीं पता चल रहा कहाँ पे होंगे ये हैं? GPS है तुम्हारे फोन में, S और T की लोकेशन डाल लो, पता चल जाएगा कहाँ पर है। पढ़ा नहीं, सवाल उससे पहले देख रहे हैं साहब, कितनी गहरी नॉलेज है। मुश्किल है थोड़ा सा सवाल, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी टेस्ट सीरीज में आया था, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, जैसे इस सवाल का जो उत्तर आ रहा है बड़ा गंदा आ रहा है, इस साल का उत्तर आ रहा है बाहर 12 है, अंदर आ रहा है 7 + √77। तो मुझे लगता है कि इसका कोई आसान तरीका तो नहीं होगा, अगर इसका उत्तर इतना गंदा है तो फिर भी कोशिश करते हैं। मैं बता देता हूँ, देखो थोड़ा चित्र बड़ा कर लें, आपने सवाल की फ़ोटो पहले ही खींच लो ना, पहले मैंने बोला कि सवाल की फ़ोटो आप पहले ही खींच लो, फिर चित्र में ही सवाल करेंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी आपको समझने में। आप बताइए जी, हाँ जिनको व्यवहारिक ज्ञान बहुत है हाँ बताइए क्या उत्तर है? नहीं, इससे पहले के 2-3 सवाल हुए थे, लास्ट क्लास में एक हुआ था, उससे पिछले का भी कोई याद हो तो बता दो इतनी पुरानी बातें याद रख रखी है इन्होंने, ऐसे मत करो। वो तो वैसे ही इतना फेमस है कि पुरानी नई लड़ाई में पुराने अस्त्र इस्तेमाल करना। एक मूवी में ऐसा डायलॉग था, देखिए भाई। आप से रोहतक तक वाले भाई साहब, नहीं आप फेल हो गए, मतलब कि फिर अब सवाल दायरे से बाहर है। ये कितना दे रखा है? ST 6 दे रखा है, तो ये 12 होगा।
और ये 2/3 यानी कि वो 1/3 होगा, आधा होगा, ये 6 होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? ठीक है, ORB OR 12 होने से क्या फायदा है? OR कैसे हुआ है वैसे 12? टी, अरे ये तो इसका मिड पॉइंट है, R का जरूर ढूंढे, T इसके ऊपर है। अरे भैया ने पूछा भी था, T तो अलग है, दिख नहीं रहा? थोड़ी सी जगह यहाँ पे बची हुई, देखो तुम इधर चश्मा लगा के देखो इधर, अब दिख रहा है ना? बताओ क्या यार चीकू भाई, अभी समझ, अब तो नहीं होगा ना वो यार? वैसे अब नहीं होगा, चलिए थैंक यू वेरी मच, आपने मान लिया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि ये एंगल मुझे 45 पता है, 45 पता है, और ये 12 है, और ये कितनी है? 4√7। तो हम यहाँ से कोसाइन रूल लगा के PR निकाल सकते हैं। बोलो PR निकाल सकते हैं कि नहीं? कोसाइन रूल लगा के भाई साहब निकाल सकते हैं PR। तो PR कैसे निकलेगी, या आप और बता दो कि अगर आपके पास और इसका एरिया निकालने का तरीका है, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि एरिया निकल जाए तो बात बन जाएगी। हाँ जी, हाँ रेशियो तो आ ही गया, लेकिन PQR का एरिया कैसे आएगा? मुद्दा तो ये है, आप बताओ ना, रेशियो कैसे लाओगे आप? वो तो मैं समझ गया 1/3 आ रहा है, लेकिन PQR का तो चाहिए उसके लिए, तब तो उसका कर पाएंगे। वो तो 1/3 तो आ ही जाएगा, मैं समझ गया वो तो मैं आ जाए तब तो कोसाइन रूल लगेगा ही इसमें। अगर आप चाहते हो कोसाइन रूल ना लगे तो उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से यहाँ तक, एक वो तरीका हो सकता है परपेंडिकुलर डालने वाला। लेकिन फिर उस केस में हमें ये एंगल भी अभी नहीं पता, हमें पता बहुत कुछ नहीं है। 2 एंगल पता होते तो हमने, याद है एक ट्रायंगल में सवाल किया था, कभी क्या हो कि परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो बढ़ जाता है 30-45, लेकिन वो यहाँ पे तो एक एंगल भी नहीं दिया ना, कोई चारा नहीं है। लगा देते cos 45 1/√2 बराबर, cos 45 लगाना आता है सबको, 2 भुजाओं का स्क्वायर, 4 चौक 16 7 112 प्लस x² माइनस 144 बटे 2 गुणा 4√7 इंटू x, यही आएगा पक्का। बहुत गंदा सवाल है, इसकी ऐसी तैसी यार। तो x² और ये कितना, इससे √2 से कट गया भाई, √2 माइनस 4√14x, और ये कितना बचेगा माइनस का, कोई बता सकता है? 32 बराबर 0। यहाँ से x निकल सकती है, 4√14 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² बता देंगे, 16 गुणा 14 प्लस 4 गुणा 32 भाई बटे 2। तो आप बताओ 16 उधर से कॉमन आ जाएगा कि नहीं? 16 अगर उधर से कॉमन आ जाएगा तो इधर तो 2√14 बचेगा, ये तो 4 बाहर आएगा तो प्लस माइनस 2 बचेगा अंडर रूट के अंदर। आप बताओ 16 कॉमन ले लिया, 14 तो इधर आ गया और 8 उधर, 23 हो गया पक्का। 23 क्या आएगा ना, 22 कह रहा हूँ 22 बस। अब 2 कॉमन आ गया, आपको पता है नेगेटिव तो ये हो नहीं सकती, भुजा है तो 2 कॉमन आ गया, अंदर आ गई भुजा, √14 प्लस √22, ये भुजा आ गई, x आ गई। अब अगर x आ गई तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है PQR का। कैसे? आपको पता है हाफ, एक भुजा 4√7 है जी, दूसरी कितनी हो जाएगी 2 इंटू √14 प्लस √22 और गुणा 1/√2, ये होगा 1/√2 से। देखिए 2 से 2 कट गया, अगर √2 से अंदर भाग लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 4√7 ब्रैकेट में √7 प्लस √11। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो MNQ का एरिया है, MNOQ का, वो कितना होगा, तो वो होगा 3 गुणा PQR।
3 गुणा पी क्यू आर का मतलब हो गया, पी क्यू आर कितना है, 3 12 बाहर आ जाएगा, रूट 7 से अंदर गुणा करेंगे, 7 प्लस रूट 77। बहुत टिपिकल सा सवाल है, मेरे हिसाब से ऐसा सवाल पेपर में नहीं आना चाहिए, लेकिन टेस्ट सीरीज में क्या है आजकल कोई भी सवाल कहीं भी चिपका देते हैं। टेस्ट सीरीज मैं तो कहूँगा मेंस वालों को कि कम से कम ही करें और वैलिड ही करें जो आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं। नहीं तो आजकल आप देखेंगे जितने भी टेस्ट सीरीज पोर्टल हैं उन सब ने अपनी अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रखी है, तो वो ये चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज में हम ऐसे सवाल डालें जिससे बच्चे को ये लगे कि अभी उसकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी है। अब बीटेक में आप एमबीए का सिलेबस पूछोगे वही बात है, तो बच्चे को लगेगा ही उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, फिर बच्चा ऑनलाइन क्लास के लिए जाएगा, फिर वो ज्वाइन करेगा, यही सब चल रहा है। फिर वो मार्केटिंग करेंगे, नहीं 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 हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बच्चा उससे लोभ में हो जाएगा, हर बच्चा इससे पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूंगा, जो लगता है भ्रमित हो गया बच्चा। मैं तो कह रहा हूँ कि YouTube की हर वीडियो के लिए सेंसर बोर्ड को जानी चाहिए कि ये वैलिड है कि नहीं, पहले चेक करो ये कहीं गुमराह तो नहीं कर रही है, बहुत गलत हो रहा है। हाँ भाई, और क्या, तो YouTube कमा नहीं रहा इतना, अभी भी तो आप देखते हैं ना YouTube पे आप कुछ भी ऐसा वैसा अपलोड नहीं कर सकते, बहुत उनकी टीम स्ट्रांग है, और थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। आजकल तो कोई भी मुंह उठाता है, चैनल बनाया बोलना शुरू है। YouTube पे चैनल बनाने के लिए इनका कहना है कि एग्जाम होना चाहिए, हर कोई चैनल नहीं बना सकता। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया बता देता हूँ, पहले आप इतना लिख लो। देखिए उसकी वजह है, देखिए इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है या नहीं, तो इसका एरिया जो है वो बेस पे डिपेंड करेगा, और ट्राइंगल में जैसे हाफ लगता है तो ट्राइंगल का डबल तो होगा ही होगा। मैं बता ही देता हूँ एक बार करके ना, कहीं जगह बची नहीं है, आप ये लिख लेंगे तो ही बता पाऊंगा, आप खुद ही चेक कर लेना कि जैसे इसका बेस आ जाएगा हाफ पी क्यू इंटू एच, ये एच आ जाएगी, और उसका आ जाएगा एच इंटू, जैसे आप खुद ही देखो इसका एरिया कितना आ रहा है 12 और 6 18 एच आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका निकालूंगा तो 12 में 1/2 भी होगा, 6 एच आ रहा है, तो 6 एच और 18 एच में कैसा रिश्ता है, 3 गुने का रिश्ता है नहीं। मैंने बोला इसका बेस यानी लंबाई 18 और ये h, तो 18 एच एरिया हो गया, ट्राइंगल का हाफ इंटू एच इंटू 12 6 एच, तो 6 एच का 3 गुना ही तो 18 एच है। चलो कोई नहीं, कर लेंगे ऐसे सवाल आएंगे, आप एक बार हेडिंग लिखो स्क्वायर, स्क्वायर हेडिंग लगाओ, फिर मिला के सवाल करेंगे, अभी और भी रेक्टेंगल पढ़ लेंगे बाद में। पढ़ लो, काम किए तो भेजो, नहीं तो रहने दो। पहला वाला सवाल देखना आपको, ये लो, अच्छा वो लग रहा है आपको बहुत, ये देखो स्क्वायर हेडिंग लिख लो, इस पे बड़े मस्त मस्त सवाल बनते हैं। स्क्वायर इज वन ऑफ मस्ट टॉपिक वर्क, स्क्वायर, ठीक है। तो रेक्टेंगल में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, बाकी आपको और भी सवाल मिलेंगे। देखिए बेस एक ही है, देख रहे हैं आप हर जगह मैं क्या कर रहा हूँ, हर सवाल में आप बताओ क्या कर रहा हूँ, हाफ इंटू 2 भुजाएं उसके बीच का कोण, ये लगा रहा हूँ, कोसाइन रूल लगा रहा हूँ जरूरत पड़ रही है तो, और क्या कर रहा हूँ जो और सवाल किए कल तक कि जो एरिया है उसको किस में बांट रहा हूँ, रेशियो में बांट रहा हूँ। तीसरा काम मैंने किया कि कोई सिमिलरिटी ना लगा के मैं क्या कर रहा हूँ, tan अल्फा कोण। इसके अलावा 3 कामों के अलावा आप बताओ क्या, आप अपने एडमिट कार्ड पे लिख ले जाना कि ज्योमेट्री में मुझे साइन रूल लगाना है, सवाल देखते मुझे कोसाइन रूल लगाना है सवाल, ताकि याद रहे मुझे tan अल्फा sin अल्फा cos अल्फा लगाना है, ये पहले ही लिख लेना ताकि फिर निगाह जाए फिर लगाओ। हम ये आने के बावजूद भूल जाते हैं, और हम ही नहीं, आप भी नहीं, मैं ही भूल जाता हूँ। कई बार मैं देखता हूँ कि मैं सवाल को बहुत लेने के तो बाद में पता चलता है यार tan अल्फा sin अल्फा ही लगाना था। तो ये बहुत प्रैक्टिस के बाद ही आएगा, और प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं क्या करूँगा करके बताओ, मेरा तो काम हो लिया, मुझे जरूरत नहीं है अब, मुझे अब और चीजों में कुछ बड़ा करना है। स्क्वायर ABCD, ABCD एक स्क्वायर है, ईच साइड बराबर A, ईच एंगल बराबर B, ओ 90, ईच एंगल बराबर 90, और
उसके बाद ईच एंगल 90 हो गया, पेरीमीटर 4a, एरिया a स्क्वायर, डायगोनल इक्वल टू a रूट 2, डायगोनल इक्वल टू a रूट 2, डायगोनल इक्वल टू a रूट 2, डायगोनल bisect each other, diagonal bisect each other and bisect vertex angle। कल भी हमने इस पे बात की थी, एक सवाल आया था कि वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये 90-90 में तोड़ देता है इनको, 45-90 को 45-45 में तोड़ देता है, ये स्क्वायर है। बहुत ही औसम औसम से सवाल बताऊंगा मैं आपको इस पे, स्क्वायर पे 45-45 लिख लिया, कट कर गया ओ। इसमें क्या है कि जैसे मैंने रेक्टेंगल में कहा कि क्वाड्रेटल में ये कंफर्म नहीं है कि सर्कम सर्किल या ये बनेंगे ही बनेंगे, मतलब इन सर्किल बनेगा ही बनेगा, रेक्टेंगल में इन सर्किल नहीं बन सकता था, लेकिन इसमें क्या है इन सर्किल भी बनेगा और सर्कम सर्किल भी बनेगा, और सर्कम सर्किल इन सब में ही बनेगा, क्योंकि एक पॉइंट जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। जरूरी भी नहीं है खैर, क्योंकि आप देखेंगे अगर मैं इसकी बात करूं पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में क्या होगा कि जो ओ इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसकी वर्टेक्स से दूरी बराबर नहीं होती, तो पैरेललोग्राम के केस में सर्कम सर्किल भी नहीं बनेगा, लेकिन रोम्बस के केस में बनेगा। इस केस में दोनों ही बनेंगे। अब मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो आप बोलेंगे ए बराबर होगा डायगोनल a रूट 2 बटे 2, और अगर अंदर एक सर्किल बना दें तो इसकी ये डायमीटर होगा, यानी स्मॉल आर कितनी होगी a/2। तो अगर आर और आर का अनुपात निकालें तो ये आएगा √2:1। आर और आर का अनुपात कितना होगा, √2:1। अगर ये √2:1 है तो πr स्क्वायर और πr स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2:1। वो एरिया वाली बात तो लिखनी है आपको हर जगह कि ABCD का एरिया, ABC का एरिया बराबर ACD का एरिया, BCD का एरिया बराबर ABD का एरिया, वो हाफ ऑफ ABCD यानी हाफ ऑफ A स्क्वायर होगा, ठीक है। और उसके बाद OBC जहाँ पे कट कर रहे हैं, OBC, OCD, OAD, OAB 1/4A स्क्वायर, ये O है। एक बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत करेंगे। मैं आज चाहता हूँ कि कल जब मैं आपसे पूछूं तो आप ये बताएं कि कल मैंने 3 या 4 सवाल किए थे, ये मेरी इच्छा है। तो उसके लिए मैं आसान से सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ही मिक्स हैं, ये समझ गए आप, ठीक है। ये इधर शिमला वाले भाई साहब आए हैं आज, नहीं अच्छा आए हैं। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, AB बराबर √3 है, BC बराबर एक है AFED, AFBH। देखिए इसने बोला है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल और AFED बिल्कुल सही बात है, और FPGH ये दोनों स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ HE। AB बराबर √3 है और BC बराबर 1, ये 1 है पूरी, नहीं तो भाई तो बड़ा आसान सवाल है। अच्छा ये 1 है तो ये 1 नहीं होगी, और ये 1 होगी तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ठीक है।
अब आपको पता है कि ये 1 है और ये पूरी √3 है, तो ये √3 - 1 होगी या नहीं, और ये भी √3 - 1 होगी क्योंकि स्क्वायर है, तो ये भी √3 - 1 होगी। अब हमें निकालनी है तो 1 में से घटा देंगे तो ये 2 - √3 आ जाएगी। यही पूछिए, सिंपल था, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। आपसे हो गया था बिल्कुल। हमने क्या किया, हमने कहा ये 1 है, 1 है, तो ये पूरा भी 1 था, तो ये स्क्वायर था इसलिए 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब ये पूरी √3 है तो बची हुई √3 - 1 हो गई। अगर ये √3 - 1 है तो ये भी √3 - 1 और ये भी √3 - 1, तो 1 में से घटा दिया तो 2 - √3। चलिए एक और आसान सवाल। किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ पूछना है? एनी गाय पबजी, बहुत सिंपल सी भाषा लिखी हुई है हर सवाल की कि ABCD एक स्क्वायर है। हाँ भाई, फिगर में गलत लिखा हुआ है, देखो मैं बिल्कुल वेरीफाई कर देता हूँ। ABCD स्क्वायर विथ साइड 7√2, DC पर एक बिंदु E है, तो ये AC पर होगा, नहीं DC पर ही है। हाँ वो बदल देते हैं ना, मैं समझ गया। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे B आना चाहिए और यहाँ पे D। खेल खत्म हो गया, अब सही है। अब तो नहीं है जी तकलीफ, कोई नहीं, कर दो यार, अब हीरो ना बनो ज़्यादा। हाँ 47 पता नहीं, मुझे सही निकाला हुआ देखो। अच्छा ये एंगल तो पता ना हमें, ये कितना होता है, 45। और क्या क्या दे रखा है हमें, CF कितना है, ये 90 है। और क्या दिया, EC 2√2। पूछा क्या है, AD, तो इसका एरिया निकल जाए तो बात बन जाएगी कि नहीं। यार ये भी कोई सवाल था, इसका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था सवाल का। आप बताओ कि अगर ये 45 है, ये 45 है, तो ये 1 और ये √2 होता है, यानी कि ये 2 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि EFC का जो एरिया होगा वो ½ × 2 × 2 2 होगा। अब अगर मैं ADEF की बात कर रहा हूँ कि मैंने आपसे पूछा है ADEF, तो आप बोलेंगे कि स्क्वायर ABCD बट्टा 2 और -EFC, यही बोलेंगे। तो ये आ जाएगा 49 × 2, A स्क्वायर होता है बटे 2 से 2 कट गया, -2 = 47। महा आसान सवाल था। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप कल ये कह पाएंगे कि आपने 2 सवाल किए थे। इसी तरह करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। अगला सवाल भी आपके निशाने पर कुछ इस तरह, पीछे से आवाज आई, तेरी पलकें। सब पता ही नहीं यार, सब कमालदार हैं रोहतक वाले भाई साहब। 150 पा रहे हैं अब की बार फ्री में, 150 प्लस है ना, सही है यार। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। 20 अब क्या कह रहे हैं कि ABCD की स्क्वायर है, EFR मिड पॉइंट एंड एरिया ऑफ DEQ = 1, फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। मजा आ जाएगा। देखिए हुआ, कैसे करा आपने, कुछ तरीका बताइए।
हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, मिड पॉइंट है। कौन सा मिड पॉइंट है? ई और एफ दोनों मिड पॉइंट है, ई एफ आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो आप देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल कैसे होंगे। मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, मान सकते हैं कि एंगल अल्फा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा होगा। या मैं एक और चीज़ आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे ये एंगल अगर अल्फा है तो आप खुद बताइए कि tan अल्फा होगा 1/2, होगा या नहीं होगा? होगा। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि ये 1 और ये 2, तो ये भी 1/2 होगा, यानी कि ये एंगल भी अल्फा होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, बताइए होगा कि नहीं होगा? कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। आप कैसे भी समझ लो कि tan अल्फा यहाँ भी 1/2 है और tan अल्फा यहाँ भी 1/2 है। ये दोनों एंगल बराबर होंगे अल्फा अल्फा। बोलो जी भाई साहब, ठीक है। तो अगर ये अल्फा अल्फा है तो अब ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, और ये भी 90 माइनस अल्फा। अब इसको 90 कैसे प्रूव करेंगे बता सकते हैं? आप देखो कि ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। अगर ये अल्फा ये 90 माइनस अल्फा तो ये 90 हो गया या नहीं, यानी कि ये भी 90 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा और ये भी 90। तो आप ये कह सकते हो कि जो DOE ट्राइंगल है ना, DOE वो सिमिलर है DAF के, सिमिलर है नहीं? और अच्छा अगर इनकी भुजाओं की मैं बात करूं, जैसे कि ये 90 के सामने अगर मैं इनकी भुजाओं की बात करूं तो आप देख रहे हैं 1 और 2 का अनुपात है भुजाओं में, कह सकते हैं नहीं? अगर भुजाओं में 1 और 2 का अनुपात है तो एरिया में कितने का होगा 1 और 4 का होगा। होगा? गलत करा हमने कुछ? DO, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, ये भी दोनों सिमिलर ही हैं। कौन कौन से? DO से, ये ले लो, एक ही बात है। DOE और DOC दोनों सिमिलर हैं या नहीं? इसमें 90 के सामने की भुजा क्या है 1, इसमें 90 के सामने की, यानी कि साइड का रेशियो सेम एंगल के सामने का होना चाहिए, तो वो आ गया 1/2 का। तो एरिया का कितना होगा 1/4 का होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका एरिया 1 आया है तो इसका एरिया कितना होगा 4। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो DCE ट्राइंगल है, DCE उसका एरिया टोटल 5 आ गया। DCE का अगर 5 है तो ABCD का कितना होगा 4 गुना होगा 20। कैसे होगा 4 गुना? कई सारे तरीके से देख सकते हैं आप। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसकी भुजा 1 मानूं और इसकी ये 2, तो हाफ इंटू 1 इंटू 2 1 आएगा, और 2 इंटू 2 इसका कितना आएगा 4। तो 1 4 गुना होगा तो 5 की जगह कितना आ गया 20 आ गया। तो देखिए इसमें मैं कई सारी बातें सीखनी है कि जब भी ऐसे मिड पॉइंट पे कट करता है। मैं एक और सवाल लेता हूँ, उससे आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। एक सेम ऐसा ही सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें क्या क्या पूछ सकता है आप खुद देखिए, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएंगी बातें। इसके बाद एक और सवाल ले रहे हैं बिल्कुल सेम, कि क्या क्या इस सवाल में पूछा जा सकता है। फिर वापस आप ही जाएंगे दोबारा से इस सवाल पे भी। आप पहले ये सवाल देखो, मिटा दें इसको, मतलब आगे बढ़ जाएं। अब एक और सवाल पे आ रहे हैं बिल्कुल सेम। पहले जो इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें हमने यूज की हैं वो आपको पता लग जाए। कई लोगों को वही नहीं पता चल रही कि वो छोटी छोटी सी चीज़ें क्या हैं, तो पहले हम वो सीखते हैं। जैसे कि ये सवाल है, आप देखो, इसने हमें बोला कि ये दोनों मिड पॉइंट है M और N, ठीक है भाई। तो हम किस तरीके से करते हैं, देखिए सवाल को देख लो एक बार, क्या क्या पूछा है, क्या क्या पूछा जा सकता है। कैसे हैं जी भाई साहब आप? बढ़िया। अच्छा आप मुझे बताओ, मैं इन दो ट्राइंगल की अगर बात करूं AMB की, ABN की, रोहतक वाले भाई साहब आप देखो, ABN की अगर मैं बात करूं और ट्राइंगल AMD की करूं, तो आप बोलोगे कि दो भुजाएं तो इनमें बराबर हैं। कैसे? इसकी तो AB बराबर है और इसकी AD बराबर है। उसके बाद आप बोलोगे कि AM बराबर है इसकी, यानी इसकी NB बराबर है और इसकी AM बराबर है, आधा है, ये बोलोगे। फिर आप बोलोगे इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 है, दोनों में ही एंगल क्या है 90 है।
तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ABN कॉन्ग्रुएंट होगा AMD के, होगा या नहीं होगा भाई? कॉन्ग्रुएंट होगा, ये बात एक तो हमें पता चल गई। कॉन्ग्रुएंट होगा तो अब और एंगल भी बराबर होंगे। तो कौन कौन सी भुजा बराबर है? जैसे मैं इसकी बात करूं कि ये अल्फा है, तो ये अल्फा किसके सामने है? NB के। तो NB किसके बराबर थी इसमें? MA के। तो इसके सामने ये अल्फा होगा। आई बात समझ में? नहीं, अगर ये अल्फा हो गया तो ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। हम और भी देख सकते हैं, जैसे ये अल्फा है और ये कितना है? 90 माइनस अल्फा। तो ये कितना बच गया? 90। तो एक तो आपसे एंगल पूछा है कि AOM एंगल बताओ, तो अगर ये 90 है तो नीचे वाला कितना होगा? तो ये 90। पहले तो आपको ये 90 निकालना आना चाहिए। 90 हमने कैसे निकाला? दो ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट। अब मैंने आपको सिखाया कि यार अगर आप ये कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के चक्कर में ना पड़े तो tan cot सबसे बढ़िया होता है। अगर आप यहाँ tan अल्फा निकालते इस ट्राइंगल में तो वो आ जाता 1/2 आ जाता। आप चाहें तो यहाँ पे बीटा मान लेते, तो tan बीटा निकालते, वो भी कितना आ जाता? 2/1। तो जब tan अल्फा tan बीटा को गुणा करते तो वो 1 आता। और tan अल्फा tan बीटा 1 कब होता है? जब अल्फा प्लस बीटा 90 हो। यानी कि अगर मैं इसको बीटा मानता तो अल्फा प्लस बीटा 90 आ जाता, और 90 आने का मतलब ये भी कितना होता? 90 आ जाता। या हम ऐसे भी सोच सकते थे कि अल्फा यहाँ पे 1/2 है, इस ट्राइंगल में 1/2 में कौन सा होगा? ये। तो ये एंगल अल्फा होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप 10 मान लेते तो। बात समझ रहे हैं बिजनौर वाले भाई साहब? थोड़ी बात गहरी हो गई, लंबी हो गई थोड़ी, कोई बात नहीं। इसके बाद हमने क्या पूछा है आपसे? AOM पूछ लिया, ये ऊपर वाला पूछा है, ये आया 90 तो ना। अब हमने ट्राइंगल AOM का एरिया पूछा है, या और भी बातें भी तो पूछी हैं। तो मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये 90 डिग्री आ गया, अब देखिए फिर भी जरूरत पड़ेगी, जरूरत तो फिर भी इसकी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो कैसे जरूरत पड़ेगी। आप ये कह रहे हो कि यार ये जो एंगल है बीटा जिसको आप मान रहे हो, ये tan बीटा 2/1 है, तो इस ट्राइंगल में भी 90 होने पे ये 2/1 आएगा, यानी ये 2k है, तो ये क्या आएगा? क्या आएगा? नहीं आएगा। अब आप बताओ अगर ये 2k और ये k है तो नीचे कितना आ जाएगा? √5k। √5k आएगा। लेकिन हमें तो अभी क्या निकालना है? हाँ, AOM के एरिया निकालना है। तो ये कितना आ गया? √5k। ये भी √5k, ये आ जाएगा। तो आप बताओ इस ट्राइंगल की भुजा कितनी आ गई? स्क्वायर की 2√5 आ गई साइड, 2√5k। तो फिर एरिया कितना हो गया? 20k², जो कितना दे रखा है सवाल में? 25। इसकी तो भुजाई दे रखी थी, एरिया की क्या जरूरत थी? भुजाई 5 दे रखी है। अगर भुजा 5 है तो k कितना आ गया? √5/2 आ गया। तो हम ये साइड भी निकाल सकते हैं 2k नहीं, और एरिया भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। निकाल सकते हैं कि नहीं? 5/4। हम तो यही कह सकते थे कि अगर मुझे AOM का एरिया निकालना है भाई, तो 1/2 × 2k × k, तो ये कट जाता, k² आ जाता। आप कहते मुझसे कि भाई अगर 2k और k में आप ये लगा रहे हो पाइथागोरस, तो 5k² बराबर 5/25/4। 25/4 कैसे लिखा? वो आधी हो जाती भुजा 5/2 का स्क्वायर, तो k² कितना आ जाता? 5/4। तो ये 5/4 इसका एरिया होगा ट्राइंगल का। और हमने क्या क्या पूछा है? OA रेशियो ON, ये भी पूछ लिया हमने। तो देखो निकाल सकते हैं, आप खुद ही बताइए कि ये कितनी कितनी आ रही है? tan अल्फा कितनी है? मतलब अब तो बहुत सारे तरीके निकालने के, आप ये निकाल देंगे tan अल्फा बराबर, अब सारे रेशियो पता है ना आपको। अगर रेशियो आपको पता है कि tan अल्फा कितना है रेशियो में, आप ही बताइए। 1/2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 1, ये 2 और ये √5। अब आप ही बताओ कि 2 की वैल्यू 2√5k है या नहीं? 1 की कितनी हो गई? √5k। तो √5 की कितनी हो गई? 5k। अगर ये पूरी 5k और ये 2k, तो बची कितनी? 3k। तो अनुपात कितना आ गया? 2:3। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री से ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अभी तक नहीं पूछी गई, आगे पूछी जा सकती हैं इस सवाल में। बहुत सी बातें, और बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में कोई और तरीका आ जाए सवाल करने का जो मेरे दिमाग में ना आ रहा हो। अच्छा, आपने एक सवाल देखा होगा इस बार के, एक मेंस में सवाल आया था। हम वैसे 2 सवाल कर रहे हैं, उस सवाल को करने का सही तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? इस बार जब हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ा अलजेब्रा में, ट्रिगो में, तो हमने एक बात जानी कि
हम जैसे x इंटू वाई की कोई हमसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, x इंटू वाई की कोई हमसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, आपने भी वो बात की थी, तो ये हम तभी x और y को बराबर कर सकते हैं जब x प्लस वाई क्या हो, कांस्टेंट हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो हमने जानी इस बार जब हमने मेंस की क्लास में पढ़ा कि हम x इंटू वाई में मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x और y को तभी बराबर कर सकते हैं उसी केस में जब x प्लस वाई बराबर क्या हो, के हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ऐसे हमने कहा कि x इंटू वाई का केस भी वही था, x इंटू वाई में तो मैक्सिमम निकालते थे ना, मैक्सिमम, मिनिमम का क्या था x प्लस वाई। हमने कहा कि हम x प्लस वाई में मिनिमम वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब x इंटू वाई कॉन्स्टेंट हो, नहीं तो ये तरीका नहीं लगेगा कहीं भी। अब तक बहुत ही डाउट रहता था, मैंने भी ऑनलाइन ये बात पढ़ी है, लेकिन ये कहीं क्लियर ही नहीं हो पाई, ना ही कभी किसी बच्चे ने पूछे। इस बार इन भाई साहब ने पूछे कि हम कब डिसाइड करेंगे, कब लगाना है। जैसे आपने देखा होगा कि एक साइन की घात 6 थीटा है प्लस कॉस की पावर 6 थीटा है। अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं और लोग भी कहते हैं कि थीटा 45 पुट कर दो, तो वो खाली कोइंसिडेंस है। सच्चाई थीटा बराबर 45 की पता है कहाँ से आ रही है कि जब मैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इसमें रख रहा हूँ, रखा मैंने। तो अब आप कहेंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो दिस शुड बी मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कब होगा, अब x इंटू वाई मैक्सिमम आ गया। तो अब आप मुझे बताओ x प्लस वाई कॉन्स्टेंट है या नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, यानी कि वो फंडा मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं। तो ये दोनों कब बराबर होंगे, जब थीटा 45 होगा। ये यहाँ जाके पता लग रहा है थीटा 45 है, लेकिन हम यहीं से सोच लेते हैं, जो कि कोइंसिडेंटली तो सही है, लेकिन हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, तो एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू निकल आएगी, आप एक्स बराबर वाई रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, एक्स इंटू वाई कॉन्स्टेंट। कहीं भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम a tan स्क्वायर थीटा है प्लस b cot स्क्वायर थीटा है, मैंने भी कभी इस बारे में सोचा नहीं था, जब किसी बच्चे ने पूछा तब मुझे पता चला कि हमें कब लगाना है। तो a tan स्क्वायर थीटा b cot स्क्वायर थीटा के केस में भी हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा एक टाइम पे, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि थीटा हट जाएगा वेरिएबल है, a भी बचेगा, वो तो कांस्टेंट है, तो हम लगा पाते हैं। तो मैं क्यों बक रहा हूँ, इतनी देर से बताता हूँ आपको कि क्या सवाल आया था पेपर में और क्या अप्रोच होनी चाहिए करने की। अभी करता हूँ, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि ये सवाल पेपर में पूछा गया था और इसका बाप मैं आपसे पूछूंगा इसके बाद। ये सवाल आपने देखा था, ऐसा सवाल आया था मेंस में। एक स्क्वायर है जिसकी भुजा 4 है, m मिड पॉइंट है AB का, P एक वेरिएबल पॉइंट है BC पे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ DP प्लस PM। DP और PM का न्यूनतम मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा था। रोहतक वाले भाई साहब, आपको कुछ बात समझ में आई जो मैंने इतनी देर से बोली, कुछ पल्ले पड़ी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा नहीं लगता, नहीं तो फिर मजा नहीं आता ऐसे आप कह रहे थे ना, पल्ले नहीं पड़ी। तो DP प्लस PM, m मिड पॉइंट है, ये आपने कॉपी कर लिया ना सवाल, ठीक है। ये थोड़ा सा कठिन वाला है जो पेपर में आया था, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसको सेकंड नंबर पे इसको करेंगे, या पहले आप ये करो, तो इसमें तो आप खेल ही जाओगे। ये था वो पेपर वाला सवाल, तो आपको याद आ गया होगा कि ABCD एक स्क्वायर है जिसकी भुजा 4 है, ये पेपर में आया था 2017 मेंस में, और P एक वेरिएबल पॉइंट है AD पे, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ BP प्लस CP। आपने देखा इसका सॉल्यूशन देखा है कभी, कैसे करते हैं, क्या अप्रोच रखनी चाहिए इस टाइप के सॉल्यूशन करने के लिए? हाँ, अरे मैं तो एकदम क्रीम तरीके बताता हूँ, फेल ना होने वाले। आप बताइए टिंकू जिया, टिंकू जिया मैंने बताया बहुत काम की बात है जो मैंने बताया। जैसे आप पता क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग, सबको लगता है कि यार BP प्लस CP का न्यूनतम मान पूछा है तो कोई बात नहीं, बराबर कर देते हैं दोनों को। बात नहीं बनेगी क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ दिया नहीं है हमें, सवाल में गिवन ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो मैं सवाल में चित्र बनाता हूँ और फिर आपको इसका ठोस तरीका बताता हूँ कि ये ABCD एक ट्राइंगल है, वो स्क्वायर है ABCD, और बिंदु कहाँ पर है, PAD पर है। P यहाँ पर एक बिंदु है P। तो आपसे क्या पूछा है,
बीपी प्लस सीपी पूछा है, ठीक है। तो क्या उत्तर आ गया? 4, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि पता है इन दोनों का मान निकालने के लिए मैं भी आपको कह दूंगा, आप मान भी जाएंगे, उत्तर निकाल देंगे कि यार ये दोनों बराबर होने चाहिए, बस बात खत्म, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन काम चल भी जाए। लेकिन जो मैंने अभी इससे पहले वाला सवाल पूछा है ना, उसमें आप फंस जाएंगे। आपके और मेरे उत्तर में सिर्फ पॉइंट का अंतर आएगा, मेरा उत्तर थोड़ा सा कम आएगा आपसे, और कम वाला ही सही है क्योंकि मिनिमम मान पूछा है। तो ऐसे सवाल में हम करते कैसे हैं, तरीका क्या है, बेस्ट अप्रोच क्या है इन सवालों को करने की, कि हम क्या करते हैं, इस बीपी का प्रोजेक्शन ले लेते हैं। इधर बीपी का प्रोजेक्शन ले लिया मैंने इधर। अगर मैं बीपी का प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, बिल्कुल इक्वल ट्रायंगल बना रहा हूँ और ये भुजा बराबर है, तो आप जानते हैं कि ये 4 है, ये भी 4 होगी या नहीं। अब आप बताओ कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी न्यूनतम कब हो सकती है? जब लाइन स्ट्रेट हो। अगर हम ये चाहते हैं कि बीपी प्लस पीसी न्यूनतम हो, देखिए आप खुद बताइए, एक पॉइंट बी है, एक सी, अगर पी थोड़ा सा भी ऊपर हो गया तो दूरी बढ़ जाएगी। मिनिमम कब आएगी? जब ये लाइन स्ट्रेट हो। आएगी या नहीं आएगी? तब मिनिमम कब आएगी? जब ये लाइन स्ट्रेट हो। और अगर ये लाइन स्ट्रेट होगी तो ये 4 है, ये 4, ये भी 4, ये 1, ये 2, ये √5, यानी 1 की वैल्यू 4, तो ये कितना आ गया? 4√5। ये इसका सही तरीका है करने का सवाल को। कैसा भी सवाल आ जाए अब आप कर लोगे। ये बराबर बराबर के चक्कर में नहीं कि इक्वल ले लेंगे, बस सॉल्यूशन करना है, आगे इक्वल कर दीजिए, सिंपल था, हो गया। अरे वजह क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्यों करते हैं? अगर इक्वल करके करना है तो अगला सवाल करके दिखाइए, नहीं होगा, गलत आ जाएगा उत्तर। बात की गहराई समझ रहे हैं? यू आर डाइजेस्टिंग द थिंग ऑफ माई बात। गलत हो गया सेंटेंस ही। अरे कल तो मैं बोलने वाला था कि मैं आप लोगों से खुश नहीं हूं। मैंने पता इसकी अंग्रेजी क्या बना दी ऑनलाइन बैच में, आई एम नॉट एम्प्लॉयड विद यू। बाद में मैंने कहा कि इसकी हिंदी यही होती है कई डिक्शनरी में, आपको नहीं पता। गलत कैसे हो जाते बताओ? एओ बराबर 2 के कैसे हो गया, मैं अभी बता रहा हूं, 2 मिनट में इससे पिछला वाला सवाल करके ये हटा दें एक बार और। अरे पिछला अगला वाला भी तो सेम ही है, वो देख लेना, इसी को एक बार। ओहो जिद्दी हो। मैंने ये कहा कि हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि बीपी का प्रोजेक्शन इधर ले लिया। अब हमें यही तो बताना था कि बीपी प्लस पीसी न्यूनतम हो, तो हमें बी और सी के बीच की दूरी बतानी है। तो पी को हम चाहेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो, ये स्ट्रेट लाइन अगर होगी तो इनके बीच की दूरी न्यूनतम होगी। पी वेरिएबल पॉइंट का मतलब है कि कहाँ लूँ पी, मैं यहाँ भी ले सकता था लेकिन फिर वो टुकड़ों में जाएगा, ऐसे भी, लेकिन हमें ऐसे लेना है कि पी इस पर ही लाई करे। समझ गए? अब इससे पिछला सवाल देख लो, बहुत मजेदार सवाल है, तबीयत गिलट हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी तबीयत? गिलट। गिलट माने खुश। आज हमने फिर भी काफी सवाल खींच दिया। चलो मैं जल्दी से एक बात, ये लड़का पूछ रहा है, पता नहीं कौन सा लड़का है, भगवान जाने इसको। मैं ये कह रहा हूँ भाई ये 2k कैसे आ गया? ये 10 बीटा क्या है? 10 बीटा नहीं पता लग रहा तुम्हें? 10 बीटा है AD/AM, यानी कि 2/1। तो 10 बीटा इस ट्रायंगल में भी 2/1 होगा, तो अगर मैं k लगा दूं यहाँ तो क्या बुराई है? तो ये 2k हो गया, ये k हो गया। 2k k 2k k 2k 4 रूट नहीं। अब देखिए, अब इस सवाल में क्या है कि ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। यार ये भाई साहब ना क्या कर रहे हैं आज रोहतक वाले। ABCD सही माना ABCD। अब इन्होंने P वेरिएबल कहाँ बताया? BC पे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ DP प्लस PM। PM M किसका मिड पॉइंट है? AB का मिड पॉइंट है। M बताइए यार, और P यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट है ना। हाय राम दैया, कैसा सवाल है जी। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर मैं इसका ये प्रोजेक्शन बना लेता हूँ, इधर M प्रोजेक्शन बना लेता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि PM और DP न्यूनतम हो, देन इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। मजा आ जाएगा। अब आप देखिए ये कितनी होगी? 2, ये भी 2, ये तो 2 थी, ये 6 हो गई, और ये कितनी है? 4, 6 छंग 36, 4 चौक 16, √52, 2 √13 आ गया। आप किसी भी तरीके से कर लेना दुनिया के।
आप दुनिया के किसी भी तरीके से इस सवाल को कर लेना, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि ये सवाल का उत्तर 2√13 से ज्यादा ही आएगा। जबकि हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कम से कम मान निकालना है। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी, सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन हम मिलेंगे।